हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम MOT बोलते हैं। MOT, ठीक है। क्या बोलते हैं? MOT। क्या बोलते हैं? ए नहीं, MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है बच्चों, ये मॉडर्न कंसेप्ट है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्टेट थ्योरी तो खैर पहले फेल हो गई थी। सारी थ्योरीज जब फेल हो गई थी तब एक नया कंसेप्ट निकाला गया, बिल्कुल नई अप्रोच निकाली गई, शुरू से शुरू किया गया मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना, और वो था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थ्योरी में हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं सीधे हम उस पर आएंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन बच्चों हर साल हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। मतलब आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन हर साल बच्चों ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है और कैसे इसमें एक्सप्लेन किया गया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब बच्चों यहाँ पर हम वो वाली सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं कि VBT कहाँ फेल हो गई थी, उसने बोला O2 डायमैग्नेटिक है, फिर MOT ने एक्सप्लेन किया पैरामैग्नेटिक है। ये जब हम O2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तब हम वैसे ही देख लेंगे, ठीक है। तो सीधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल नहीं माना गया, इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर करके वापस से एक नई थ्योरी को क्रिएट किया गया। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से माना है? इलेक्ट्रॉन को हमने माना है बच्चों एज अ वेव। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करेंगे, और वेव कैसी कुछ इस प्रकार की होती है। ये एक वेव है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की वेव है बच्चों, जिसको रिप्रेजेंट करने वाला उसका एक वेव फंक्शन है जिसको हम साई ए बोलते हैं। ये जो त्रिशूल जैसा साइन बना हुआ है ना, ये क्या है? ये है साई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर वेव कंसिडर किया है तो कैसे एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वो MOT ने कैसे एक्सप्लेन किया, चलिए उसको देखते हैं। आइए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बच्चों। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये बोला कि जैसे कि H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। अब H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो हमने VBT में क्या सीखा है कि H और H एक एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो H2 मॉलिक्यूल में अब MOT कैसे एक्सप्लेन करती है इसको? MOT बोलती है कि ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। इनके दोनों के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1s और इसका 1s, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ये कंबाइन होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि ऐसे ये जो शेयरिंग होती है ना, ये ऐसे नहीं होती है जैसे VBT बोलती है कि ओवरलैप कर जाते हैं, वो ऐसे नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये कंबाइन होते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे 1s और 1s कंबाइन होकर बच्चों दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो इधर एक और इधर एक, ये दोनों कंबाइन होके अब ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें देते हैं। यानी कि ये दोनों कंबाइन होके अब ये दोनों में कन्वर्ट हो गए। इसको बोला जाता है सिग्मा 1s, इसको बोला जाता है सिग्मा स्टार 1s। इसको बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनके एक एक इलेक्ट्रॉन जो थे वो जब ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स हो गए और इनमें कन्वर्ट हो गए, तो अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी इनमें हमें फिर से फिल करनी पड़ेगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें इनमें फिल करनी है वो कैसे करेंगे हम? देखो भाई, दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स में भरने हैं। तो ये जो हमने BMO जो नीचे बनाया है इसकी एनर्जी कम है, ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है ना। हमने ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जी के सीक्वेंस में जमाया है। सबसे कम BMO की होती है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल और फिर ABMO की। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरना चालू करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से भरते हैं? जहाँ पर लोअर एनर्जी हो। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ भर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने बना दिया। H2 मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से बनेगा।
ठीक है। एमओटी ने ये बोला कि चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बना बीएमओ, एक बना एबीएमओ। ये बीएमओ और एबीएमओ क्या है ये भी अभी अपन देखेंगे। अब वीबीटी ने तो बोल दिया था कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो वीबीटी ने तो बॉन्ड ऑर्डर का भी आइडिया दे दिया था ना भैया, एच और एच के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। अब एमओटी कैसा आइडिया देती है बॉन्ड ऑर्डर का? एमओटी बोलती है कि आप इसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालो। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये होता है बच्चों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। ये होता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 2। ए बी ये एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ एंटी बॉन्डिंग वाले में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 0 प्रेजेंट है तो इधर 0 आ जाएगा बाय 2। तो H2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 है बाय 2, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ठीक है, अभी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो एमओटी ने बोला कि अब कुछ चीज़ें याद रखो आप लोग कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर वैल्यू में मिलता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंटीजर वैल्यू में मिलता है लाइक n इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल भी होगा। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करेगा और स्टेबल भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखो कि बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल मिला बच्चों, यानी कि 0.5 1.5 2.5 3.5 ऐसा कुछ मिला, तो इस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा बट अनस्टेबल होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव है तो इस केस में मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं बना 2 एटम्स के बीच में, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो H2 मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने। अब अगर बच्चों He2 मॉलिक्यूल बनाना चाहता मैं, अगर हीलियम को हीलियम से कंबाइन करवाना चाहता, तो क्या ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा? देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के। एमओटी बोलती है कि ये 1s और ये दूसरे हीलियम का 1s है। ठीक है, हीलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों? 1s2, ये हमने भर दिया 1s2, ये दूसरे हीलियम का 1s2। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन होंगे और हमें क्या देंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, जिसमें से एक होगा सिग्मा 1s और एक होगा सिग्मा स्टार 1s। अब देखो He2 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक He में 2 होते हैं तो 2 He में 4 होंगे, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भरने होंगे। तो 1 2 3 और ये 4, हमने 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। तो 2 माइनस 2 बाय 0, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0। तो He2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से एमओटी ने बताया। अब चलिए समझते हैं कि ये बीएमओ एबीएमओ क्या है। बॉन्ड ऑर्डर से हमें ये आइडिया लग गया कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे बच्चों कि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या है। उसके बाद एग्जाम में आने वाले एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि बीएमओ और एबीएमओ दिखते कैसे होंगे। जब बीएमओ बनता है एबीएमओ बनता है तो ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, चलिए
थोड़ा परमानेंट मामला हो गया था बच्चों, मतलब वो परमानेंट ही हो गया था, वो हट ही नहीं रहा था। चलिए बच्चों, बीएमओ और एबीएमओ देखते हैं क्या होते हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन को हमने एज अ वेव कंसीडर किया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अब ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा कि ये है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये है एक इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को अब हमने पार्टिकल ना मानकर इलेक्ट्रॉन को अब हमने वेव माना है, ठीक है। और हर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका खुद का एक वेव फंक्शन होता है। तो ये साई ए जो है, ये साई ए इस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वेव्स अगर कंबाइन होंगी, अभी जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बोला बच्चों कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, इसका क्या मतलब है कि इनकी वेव्स कंबाइन होंगी। और वेव्स अगर कंबाइन होती है तो उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। तो आप लोगों ने बच्चों 11th क्लास में तो पढ़ा ही होगा वेव्स के बारे में, है ना, आपको आता ही होगा, इंटरफेरेंस के बारे में पता ही होगा सब। तो देखो, मुझे तो भरोसा आप लोगों को पूरा आता होगा। अगर वेव बच्चों इस प्रकार की है और एक वेव दूसरी जो है इस प्रकार की है, और ये दोनों वेव्स अगर कंबाइन होंगी बच्चों, ये एक वेव साई ए है, ये एक साई बी है, ठीक है। अब ये दोनों इस तरीके से कंबाइन होंगी तो हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी बच्चों, रिजल्टेंट वेव मिलेगी, इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड इस वेव का हमें ऐसे बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे और इसका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी कि वेव्स क्या हो गई, ऐड हो गई बच्चों, साई ए प्लस साई बी हो गया। इस प्रकार जब वेव्स कंबाइन होती हैं, तो सपोज ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव है, ये दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव है, तो इन दोनों ने कंबाइन होके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, और इस प्रकार से जब कंबाइन होती हैं सेम फेज में, तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। और इस प्रकार से जो वेव्स कंबाइन होती है बच्चों, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव्स जब कंबाइन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है और इससे बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एक होता है बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा ही। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बच्चों ये आपकी एक वेव है, ये दूसरी वेव है, और ये उनकी रिजल्टेंट वेव होगी। ये वेव और ये वेव कंबाइन होगी, साई ए और साई बी कंबाइन होगी बच्चों। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो अब पॉजिटिव से नेगेटिव फेज कंबाइन हो रहा है और नेगेटिव से पॉजिटिव फेज कंबाइन हो रहा है। तो बच्चों इस केस में ऑपोजिट फेज में कंबाइन हो रही है, इसमें सेम फेज में कंबाइन हुई थी, इसमें सेम फेज में कंबाइन हुई थी, इसमें फेज ऑपोजिट है। और अपोजिट फेज में कंबाइन होने पर, ऑपोजिट फेज में कंबाइन होने पर, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो अपने को ऑलमोस्ट ऐसे ये नेग्लिजिबल एम्पलीट्यूड वाली एक वेव मिलेगी। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो साई ए माइनस साई बी हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो साई ए प्लस साई बी हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साई ए माइनस साई बी हो जाता है, ठीक है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव थी, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव थी, और ये बना एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस प्रकार के इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वेव है, ठीक है। तो ये है बच्चों बीएमओ और एबीएमओ का आइडिया। अब देखो बीएमओ में क्या याद रखना है कि बीएमओ बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, इसमें वेव्स ऐड हो जाती है। एबीएमओ बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, इसमें वेव्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये तो वेव की फॉर्म में हमने बनाया है, ये हमने वेव की फॉर्म में बनाया है। अगर ऑर्बिटल डायग्राम इसका हम बनाएं तो वो कैसा नज़र आएगा, जैसे सपोज
दो एस ऑर्बिटल, मैंने बोला कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव है, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव बच्चों इन दो प्रकार से कंबाइन हो सकती है। मतलब एक एस ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल, ये दो एस ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो रहे हैं तो या तो वो ऐसे कंबाइन होंगे या फिर वो ऐसे कंबाइन होंगे एमओटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ऐसे कंबाइन हुए तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे बीएमओ, ऐसे कंबाइन हुए तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एवीएमओ। ठीक है, तो बच्चों एस ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो रहे हैं तो अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर बना के देखें, ये दो एस ऑर्बिटल हैं और ये जो पॉजिटिव मैंने लगाया, ये पॉजिटिव क्या है, ये इसका फेज है। तो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव फेज एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब ये सेम फेज में कंबाइन हो रहे हैं। तो सेम फेज में जब कंबाइन होते हैं बच्चों दो एस ऑर्बिटल, तो इस प्रकार से अपने को ये एक एस ऑर्बिटल है और ये भी एक एस ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे सपोज इसको आप बोल लो ये 2s है और ये भी 2s है, तो यहाँ पर ये जो बनेगा बच्चों, ये बनेगा सिग्मा 2s। ठीक है, सिग्मा 2s। अब इन दोनों में क्योंकि सेम फेज था इसलिए वेव्स कंबाइन हो गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई जाएगी यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में पाई जाएगी ऐसे, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो दोनों इसको अट्रैक्शन देंगे, मतलब दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बीएमओ में क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो जब भी अट्रैक्शन होता है बच्चों एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए बीएमओ की एनर्जी कम होती है, बीएमओ की एनर्जी कम होती है। अगर एबीएमओ की हम बात करते तो ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फेज में, मतलब अब बच्चों ऑपोजिट फेज हो गया। ऑपोजिट फेज हो जाता है तो क्या हो जाता है, वेव जो है एम्पलीट्यूड कैंसिल कर देती है, साई ए माइनस साई बी हो जाता है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अपने को मिलेगा, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव फेज, और इधर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। ये एक ऐसा प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। तो बच्चों ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो वो क्या कहलाता है, नोडल प्लेन ही तो कहलाता है। ये एक नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन है दैट मीन्स इसमें इस वाले एंटी बॉन्डिंग, अब ये जो बना है ना बच्चों, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑपोजिट फेज वाला है, तो ये है बच्चों एबीएमओ, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये वाला जो है ये है बीएमओ, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या इसमें कोई नोडल प्लेन नजर आ रहा है? नोडल प्लेन बच्चों न्यूक्लियस से पास होना जरूरी है, या तो दोनों न्यूक्लियस से पास हो या फिर दोनों न्यूक्लियस के जस्ट बीचों बीच से पास हो, उसको क्या बोला जाएगा, नोडल प्लेन। तो बच्चों एबीएमओ और बीएमओ में हमने क्या किया, देखो यहाँ पर एक नोडल प्लेन मिला और यहाँ पर 0 नोडल प्लेन मिले। यहाँ पर नोडल प्लेन कितने हो गए, सिग्मा 2s में नोडल प्लेन इक्वल्स टू 0, ये इसके लिए है। तो बच्चों बात कर रहे हैं जब हम नोडल प्लेन की, बात कर रहे हैं जब हम नोडल प्लेन की, तो अगर नोडल प्लेन इवन फॉर्म में मिलते हैं, अगर नोडल प्लेन इवन नंबर में मिलते हैं तो उस ऑर्बिटल को जीरेड ऑर्बिटल बोला जाता है, और अगर नोडल प्लेन ऑड नंबर में मिलते हैं तो उसको अनजीरेड बोला जाता है। बच्चों अब ये जीरेड अनजीरेड क्या है, ये जीरेड और अनजीरेड जो है बच्चों, ये ऑर्बिटल की सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए है। आपके सिलेबस में सिमेट्री वाला पार्ट तो नहीं है, हाँ, लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन सा जीरेड है कौन सा अनजीरेड है। तो आप इसके लिए अब सिमेट्री अनसिमेट्री जो है बच्चों, वो ऑर्बिटल को जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब किन्हीं भी दो एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री से रोटेट करके पता की जाती है। और अगर 180 डिग्री से 2 बार रोटेट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं तब तो वो अनजीरेड कहलाता है, और साइन चेंज नहीं होते तो वो जीरेड कहलाता है। अब ये बात आप में से कई होगी ऊपर से निकल गई होगी, समझ में नहीं आई होगी, इसीलिए आप सभी के लिए क्या कर दिया गया है, एक शॉर्ट तरीका बना दिया गया है। आप नोडल प्लेन देख लो, नोडल प्लेन अगर 0 है, मतलब नोडल प्लेन अगर इवन नंबर में है या 0 है, तो आप ये मान लो कि वो ऑर्बिटल जीरेड मिलेगा हमेशा। और अगर नोडल प्लेन ऑड नंबर में 1 3 5 7 ऐसे हैं तो आपको हमेशा जो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अनजीरेड मिलेगा। तो नोडल प्लेन ऑड नंबर में है तो अनजीरेड, नोडल प्लेन इवन नंबर में है तो जीरेड। तो बताओ बच्चों, सिग्मा 2s जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो जीरेड होगा या अनजीरेड? नोडल प्लेन 0 है तो वो जीरेड होगा।
सिग्मा स्टार 2s, अगर ये 2s है ये 2s है तो ये सिग्मा स्टार 2s बनेगा। जो भी बॉन्डिंग, जो भी एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं बच्चों, उनको हम स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिग्मा स्टार 2s होगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा। एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन पाया जाएगा तो उसको अनजीरेड बोला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। तो बच्चों हमने BMO में देखा कि BMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है और ABMO में दोनों न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहती है, उसकी वजह से दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन रहता है। तो इस वजह से बच्चों इनका एनर्जी का जो ऑर्डर हमें मिलता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, वो क्या मिलता है हमें, वो ये रहता है कि BMO की सबसे कम, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी एंड देन ABMO की एनर्जी। ये इनकी एनर्जी का सीक्वेंस रहता है बच्चों। ABMO की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? बाकी के केसेस भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने S और S तो देख लिया। सपोज अगर एक S और एक P ऑर्बिटल कंबाइन होते तो ये सपोज अगर पॉजिटिव फेज में है और ये इस तरीके से, तो देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव कंबाइन होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कंबाइन होगा तो ये दोनों लोब तो कंबाइन हो जाएंगे और ये एक छोटा सा बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर S का न्यूक्लियस, यहाँ पर P का न्यूक्लियस। देखो यहाँ पर भी इनके बीच में से कोई ऐसा प्लेन नहीं जा रहा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो हो। तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, नोडल प्लेन ज़ीरो, दैट मीन्स ये ऑर्बिटल जीरेड हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ऐसे बच्चों एक P और एक P को कंबाइन कर दें, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों चार्जेस नहीं है, ये क्या है, ये फेज हैं वेव के। तो ये इस तरीके से कंबाइन होगा कि सेम फेज में कंबाइन होंगे तो ये दोनों लोब्स तो कंबाइन हो जाएंगे, ऐसे बड़े हो जाएंगे और आजू बाजू वाले ऐसे छोटे रह जाएंगे। यहाँ भी देखो इधर एक न्यूक्लियस, इधर दूसरा न्यूक्लियस है, इनके बीच से कोई ऐसा प्लेन पास नहीं हो रहा और इनसे होते हुए भी ऐसा कोई प्लेन पास नहीं हो रहा। तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितने मिलेंगे, इधर भी ज़ीरो मिलेंगे, दैट मीन्स ये भी जीरेड होगा। इवन है तो जीरेड और ऑड है तो अनजीरेड। अब यहाँ पर बच्चों, अब जैसे ये दो जो बॉन्डिंग वाले बने अपने, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों BMO है, ये भी BMO है और ये भी BMO है। एंटी बॉन्डिंग वाले अगर बनाना चाहूँ तो इनको ऑपोजिट फेज में कंबाइन कर देता हूँ। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह अगर माइनस साइन लगा देता तो देखो साई A माइनस साई B, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है। तो फिर क्या करो आप, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको प्लस का ही साइन लगा दो और इसके साइन पलट दो, तो फिर ये ऐसा बन जाएगा, इस पे प्लस और इसके साइन पलट जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव कंबाइन हो रहा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से देखो एक नोडल प्लेन पास हो गया, इधर इसका न्यूक्लियस इधर इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में से एक नोडल प्लेन पास हो गया। नोडल प्लेन 1 है, दैट मीन्स ये कैसा होगा, अनजीरेड होगा। ऐसे ही इन दोनों को कंबाइन करवा दो। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है तो इधर नेगेटिव साइन लगा देता तो अब इसके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इसको ऐसे बना देते हैं अपन, इसको पॉजिटिव इधर से नेगेटिव कर देते हैं। तो अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन हो रहे हैं, मतलब ऑपोजिट फेज है। तो ऑपोजिट फेज में तो
इधर से भी एक नोडल प्लेन पास हो गया, नोडल प्लेन एक है, दैट मीन्स ये ऑर्बिटल कैसा होगा, अनजीरेड। ये दोनों बॉन्डिंग थे, ये दोनों कैसे हो जाएंगे बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब एक पी और पी हमेशा ऐसे थोड़ी ना कंबाइन होंगे बच्चों, ये तो हमेशा, ये तो एक्सियली कंबाइन हो रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना एक्सियली कंबाइन हो, कोलेटरली भी तो हो सकते थे, मतलब ऐसे भी तो हो सकते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ऐसे कंबाइन होंगे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कंबाइन होगा और नेगेटिव से नेगेटिव कंबाइन होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन होंगे तो ये दोनों लोब कंबाइन हो जाएंगे, और ऐसे नेगेटिव नेगेटिव वाले ये दोनों लोब कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ बीच में से एक नोडल प्लेन जा रहा है, बीच में से एक नोडल प्लेन जा रहा है, तो नोडल प्लेन 1 आया, दैट मीन्स मॉलिक्यूल विल बी अनजीरेड। और अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते, यानी कि इधर पॉजिटिव नेगेटिव तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव अगर होता तो क्या होता, उसको हम यहां बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो जो ऑपोजिट फेज वाले होते हैं वो तो कैंसिल आउट कर देते हैं एम्पलीट्यूड, तो अब ये अपने को ऐसे मिलेगा, एक नोडल प्लेन इधर से पास हो जाएगा, एक नोडल प्लेन इधर से पास हो जाएगा, नोडल प्लेन कितने मिले, 2, नोडल प्लेन 2, दैट मीन्स मॉलिक्यूल विल बी जीरेड। ठीक है, मॉलिक्यूल विल बी जीरेड। अब एक P और एक D कंबाइन होते तो चलिए P और D को भी कंबाइन करवा देते हैं, ये रहा एक P और ये रहा एक D, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं सेम फेज में, देखो तो सेम फेज में है तो लोब्स कंबाइन हो जाएंगे, लोब्स कंबाइन हो जाएंगे तो एक बड़ा लोब मिलेगा ऐसे पॉजिटिव वाला, एक बड़ा लोब मिलेगा ऐसे नेगेटिव वाला, और ये इस प्रकार से बनेगा। तो देखो एक नोडल प्लेन जाता नज़र आ रहा है ना भाई, एक इसका न्यूक्लियस तो यहाँ है और दूसरे का न्यूक्लियस यहाँ है, तो इनके बीच में से तो जाएगा नहीं, एक ही नोडल प्लेन जाएगा बच्चों, नोडल प्लेन एक है, दैट मीन्स अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और 2D अगर कंबाइन होते, या 2D वाला एक काम करो बच्चों आप बनाओ, उसको मैं होमवर्क में देता हूँ, 2D अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो कैसा बनेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो कैसा बनेगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है। इसमें अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो क्या होता, तो वो भी बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, भाई ये जो 2 लोब हैं ये मैंने जानबूझ के बड़े बनाए हैं, ये दिखाने के लिए कि ये जो 4 लोब कंबाइन हुए थे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से अपना एम्पलीट्यूड कैंसिल कर देते हैं और छोटे से लोब में कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो एक नोडल प्लेन इधर से आ रहा है, एक इधर आ जाएगा इनके बीच में, तो नोडल प्लेन कितने आ गए, 2 आ गए, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, जीरेड। तो इवन है तो जीरेड, ऑड है तो अनजीरेड। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये ऐसे नज़र आते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस प्रकार से नज़र आते हैं ये। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। चलिए बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं अब बाकी के, जैसे आपको सपोज़ ये बोल दिया कि B2 मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, C2 बनेगा या नहीं बनेगा, इस तरीके के अगर पूछ लिए जाए
तो अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए बच्चों आप दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम याद करो। फॉर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स और फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेस देन 14 वाला डायग्राम बना लेते हैं। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, जब 1s और 1s कंबाइन होंगे तो इस प्रकार से ये एक BMO और एक ABMO देंगे। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखो BMO की एनर्जी सबसे कम, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की और फिर ABMO की। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम ऑर्बिटल्स का। इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे से ऊपर ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होंगे। ये जब 2p और 2p कंबाइन होंगे तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये वाले जो हैं ये वाले ये BMO हैं भाई। जिन पर स्टार नहीं लगा ना बच्चों वो BMO है, और जिन पर स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो 2p और 2p मतलब टोटल 6 ऑर्बिटल कंबाइन हुए, तो देखो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अब ये वाला जो डायग्राम है बच्चों ये काम आएगा आपके B2 C2 N2 इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और मोर देन 14 जो काम आएगा वो आएगा O2 F2 इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में। तो सपोज बच्चों आपको N2 मॉलिक्यूल के लिए दे दिया डायग्राम बनाओ और इसका पता लगाओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ये सारी चीज़ें पता लगाओ। तो कैसे करोगे आप बच्चों, अपन क्या करेंगे, ये डायग्राम बना दिया, उसके बाद ये ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब N2 मॉलिक्यूल अगर अपने को दिया है, N2 मॉलिक्यूल बताना है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो क्या करेंगे हम, N2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। तो पहले तो ये वाला डायग्राम बना लेंगे। ये वाला डायग्राम बनाने के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करना चालू कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर B2 मॉलिक्यूल दिया होता तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ तक B2 कंप्लीट हो गया होता है ना। B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते 1 आ जाता, और उसमें देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो ऐसा बोला जाता है B2 मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होता है और वो एक बॉन्ड ही पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल में 14 भरने हैं, यहाँ तक 10 भर दिए हमने, 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकालो ज़रा, क्या आएगा देखो। इसके बॉन्डिंग BMO में कितने हैं, ये रहा एक BMO, ये रहा एक BMO, ये रहे 3 BMO, ये ABMO, ये ABMO, ये 3 ABMO। तो BMO में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 2 4 और 6 हो गए, टोटल 10। ABMO में कितने हो गए 2 4, ये तो खाली है यानी कि सिर्फ 4/2। तो ये आ जाएगा बच्चों 3, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर N2 में कितना आया 3। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड्स 3। ठीक है, तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करेगा और स्टेबल भी होगा। ठीक है, ऐसे हमने बना लिया। अब B2 में हमने क्या देखा था बच्चों, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो एक एक इधर आ गया था, है ना। ये तो N2 मॉलिक्यूल के लिए हो गया। B2 में क्या किया था हमने, 10 इलेक्ट्रॉन भरने थे। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे थे हमने, 2 4 6 8, और उसके बाद ऐसे 9
और ये एक 10। तो देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 1, यानी कि B2 मॉलिक्यूल भी बनेगा, B2 मॉलिक्यूल भी बनेगा। और B2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, स्टेबल भी होगा, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि N2 में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था तो वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों C2 मॉलिक्यूल की बात करें, C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 4 6 8 10 9 10 11 12। तो C2 मॉलिक्यूल सारे पेड हैं तो डायमैग्नेटिक हो गया, बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो 2 आ गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, देखो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, यानी कि C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड हैं। तो B2 में याद रखना बच्चों, B2 में और C2 में, B2 में 1 बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, C2 में 2 बॉन्ड होते हैं दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर हमसे मोर देन 14 वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे O2 वाला एग्जाम्पल पूछ लिया था, तब क्या करते हैं अपन, तब अपन ये वाला डायग्राम यूज़ करते हैं। बच्चों दोनों डायग्राम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो क्या है अभी पता लग गया होगा अगर आप लोगों ने ध्यान से डायग्राम देखा होगा तो। ये इस तरीके से बनता है बच्चों थोड़ा सा मतलब डायग्राम, चित्रकारी पे ध्यान मत देना तुम लोग बस, है चित्रकारी अपनी थोड़ी सी बेकार है, एक मेरी हैंड राइटिंग और एक मेरी चित्रकारी। मेरे पूरे घर में सबकी ड्राइंग और हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है बच्चों, इतनी अच्छी है कि मुझे तो उसके आगे मतलब डूब के मर जाना चाहिए, मेरी बहुत ख़राब है ना। उसके चक्कर में मैंने आपको बताया था कि बहुत जूते खाए बचपन से अपन ने, हैंड राइटिंग को लेकर खासकर, और चित्रकारी को लेकर तो अपन ने स्कूल में जूते खाए हैं। हाँ तो बच्चों ये O2 मॉलिक्यूल के लिए डायग्राम है। अब डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है बच्चों कि फॉर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन डायग्राम सिग्मा 2pz जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है पाई वाले से, सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा होती है, और इसमें नॉर्मल डायग्राम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें जो सिग्मा है वो नीचे ही आता है, सिग्मा की एनर्जी कम ही होती है, इसमें ज़्यादा हो जाती है बस। और ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि इसके अंदर sp मिक्सिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, sp मिक्सिंग, उसकी वजह से इसका एनर्जी बढ़ जाता है और ये पाई से ऊपर चला जाता है एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक है, तो ये sp मिक्सिंग क्या होता है ये अपने काम का नहीं है उतना अभी, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ लेकिन आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि इसमें sp मिक्सिंग है, उसकी वजह से सिग्मा 2pz का एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो बच्चों VBT बोलती है कि O2 डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली O2 पैरामैग्नेटिक मिलता है, और फिर MOT ने एक्सप्लेन किया कि O2 कैसे पैरामैग्नेटिक है। तो देखो इस वाले डायग्राम में बच्चों इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 है ना, तो 10 11 12 13 14 15 16। देखो ज़रा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले क्या, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले, दैट मीन्स O2 मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा। अब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ना अब आप ऐसे डायग्राम्स का यूज़ नहीं करोगे,
आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रखो। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रखो। मैं एक काम करता हूं, यहां बीच में बता देता हूं, इसको हटा रहा हूं मैं और इसको भी हटा रहा हूं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे और यहाँ पे हम उनका बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों ये है, ठीक है। तो आप ये याद रखो, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था, 3.0। N2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था। तो 14 इलेक्ट्रॉन पे बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। इससे आप ऊपर बढ़ोगे तो भी 0.5 से डिक्रीज होगा, नीचे आओगे तो भी 0.5 से डिक्रीज होगा। कैसे, देखो 15 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर के देख लो, 15 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। ये 16 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकाला था 2 आया था, अभी 15 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि O2+। O2+ में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये डायग्राम बना लिया, 15 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो बॉन्डिंग में कितने, 2 4 और ये 6 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 4 और एक 5, 2.5, है ना। मैंने क्या कहा था कि 14 से ऊपर जाएंगे तो भी 0.5 से डिक्रीज होगा और 14 से नीचे आएंगे तो भी 0.5 से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ऐसे 0.5 से डिक्रीज करते जाओ तो 2.0। देखो 16 इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, आ गया 2। थर्टीन इलेक्ट्रॉन पे भी 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0। तो अब बच्चों देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या, Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या। अगर एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो भी इससे सॉल्व हो जाएंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए तो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों बॉन्ड ऑर्डर के पूछे जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर में अपने को बस बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो सीधे बस ये डिजिट लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो और बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, ठीक है। कैसे, जैसे पूछा कि Be2 में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, Be2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, Be2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आपको बोला गया बच्चों कि एक काम करो C2+2 बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। तो C2+2 मतलब C2 में 12 और 2 गए तो 10 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.0। C2-2 बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या आ जाएगा, C2-2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो 12 और 2 ऐड हुए तो 14, बॉन्ड ऑर्डर 3.0, ठीक है। ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और बची, उसके बाद ये चैप्टर, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, और वो है बच्चों कलर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। बच्चों हेलोजन्स जो हैं वो डायमैग्नेटिक हैं, और वीबीटी ये कभी एक्सप्लेन नहीं करती कि किसी कंपाउंड का कलर कैसे शो होगा, वीबीटी कलर की बात नहीं करती है। तो हेलोजन्स के जो कलर हैं उसको भी एमओटी एक्सप्लेन कर देती है कि कैसे हेलोजन्स कलर शो कर सकते हैं। तो हेलोजन में कलर शो होने का रीज़न क्या होता है बच्चों, इट इज ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन, इट इज होमोल्यूमो ट्रांजिशन। होमोल्यूमो ट्रांजिशन क्या होता है बच्चों, जैसे अपन ने F2 के लिए डायग्राम बनाया, ठीक है, F2 के लिए डायग्राम बनाया, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम बना रहा हूँ 2p मिक्सिंग वाला, क्योंकि सिर्फ उसी की ज़रूरत है अपने को। ये था अपना सिग्मा 2pz, ये था पाई 2px, ये पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो F2 मॉलिक्यूल में बच्चों
जैसे नीचे 1s 1s और 2s 2s तो कम्प्लीटली भरे हुए होंगे, वहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। ठीक है, ये F2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया, जिसमें अपन ने ऊपर वाला डायग्राम देख रहे हैं सिर्फ 2p वाला। अब होमो का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन सा है? ये वाला है, मतलब वो वाला ऑर्बिटल जिसकी मैक्सिमम एनर्जी है और वो ऑक्यूपाइड है। तो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम एनर्जी तो इसी की है, तो ये है अपना होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ल्यूमो होता है इसके जस्ट ऊपर वाला, ये होता है लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है ये? लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बच्चों होमो मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है और उसकी मैक्सिमम एनर्जी है। तो जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें से मैक्सिमम एनर्जी वाला ये रहा, इसको होमो बोलते हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है उसको ल्यूमो बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, ज़्यादा देर यहाँ स्टेबल नहीं रहेगा, वापस से नीचे आएगा, तो ये जो ट्रांजिशन करेगा इसमें ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ये एनर्जी अगर स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में है, दैट मीन्स ये कंपाउंड हमें कलर शो करेगा। और हेलोजन में ऐसा पाया जाता है, ये एनर्जी विजिबल रीजन में पाई जाती है, इसीलिए हमें ग्रीन, येलो, ब्राउन और वायलेट ये कलर्स मिलते हैं हेलोजन्स के, F2Cl2 Br2I2। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है ऑर्बिटल्स के बीच में, उसकी वजह से कलर शो हो रहा है। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ कर रहा है? होमो से ल्यूमो में, तो इसलिए इसको होमो ल्यूमो ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न होता है बच्चों कलर शो करने का। और ये जो एनर्जी गैप है ना होमो से ल्यूमो के बीच का, ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप कम होता जाता है। ये F2 में सबसे ज़्यादा होता है, फिर Cl2 में, फिर Br2 में, और फिर I2 में, फिर I2 में। ये एनर्जी गैप कम होता जाता है क्योंकि साइज़ बढ़ता जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जो है आयोडीन का साइज़ बढ़ता जाएगा तो ऑर्बिटल्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, उससे एनर्जी गैप कम होता जाता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को अलग अलग वेवलेंथ वाले कलर्स मिलते हैं, है ना, वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो ये था बच्चों अपना सॉरी मतलब वेवलेंथ कम होती जाती है, एनर्जी कम होती जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, ये था अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब जो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो अब हम वीक फोर्सेस लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।